बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सर केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में लिपिड्स को स्टडी करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखेंगे स्पेसिफिकली कि क्या लिपिड्स क्या होते हैं, हम कैसे डिफाइन करें उन्हें, लिपिड्स टर्म किसने दी है। फिर लिपिड्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, क्या लिपिड्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। और फिर हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे कि किस तरह से हमने क्लासीफाई करना है सिंपल लिपिड्स में, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड्स क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो लिपिड समझने से पहले अगर आपने अब तक प्रोटीन और अमाइनो एसिड थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक है, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी प्रोटीन्स में और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कि दोनों ही पॉलीमर्स हैं। ठीक है, लिपिड्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या है कि कोई भी एक जो पॉलीमर होता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी एक बड़ा लेंदी मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे सब यूनिट्स से बना है। ठीक है, कि छोटे छोटे मोनोमर्स से एक पॉलीमर बनता है, कि बड़ा मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर। तो जो कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वे सारे के सारे पॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, बिग मॉलिक्यूल्स हैं। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, जब तक हमने प्रोटीन्स में देखा है, ठीक है, प्रोटीन्स और कार्ब्स जब हम स्टडी कर रहे थे हमने क्या चीज़ नोटिस करी है कि प्रोटीन्स एक पॉलीमर है जो किससे बना है, जो अमाइनो एसिड से बना है। अब अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप, सेम अमाइनो एसिड नहीं बना रहे सारे प्रोटीन, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बन के मिलकर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। बट स्टिल वे क्या होते हैं, वे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कि अमाइनो एसिड ही बार बार मिलकर एक पॉलीमर पॉलीमर बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं प्रोटीन। अगर हम कार्ब्स की बात करते हैं, कार्ब्स को हम वो भी कहते हैं सैकराइड। ठीक है, और अगर हम पॉलीमर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम पॉलीसैकराइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलीसैकराइड्स की, इसमें भी क्या होता है कि जो मोनोसैकराइड की यूनिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन है तब भी वे सैकराइड्स। तो जो यहाँ पर मोनोमर वो सैकराइड्स है, वो मोनोमर रिपीट होकर बार बार पॉलीसैकराइड बना रहा है। जो यहाँ पर मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है जो बार बार रिपीट होकर प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें हम ट्रू पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रू पॉलीमर्स। किन्हें? प्रोटीन्स को, पॉलीसैकराइड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को। लेकिन जो लिपिड्स है, ठीक है, जो लिपिड्स है, लिपिड्स के केस में क्या होता है, लिपिड्स ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसके लिए हमें ये बात समझनी होगी इनका नेचर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बेसिस पर तो हमने प्रोटीन्स और कार्ब्स को ट्रू पॉलीमर्स बताया। तो इनमें क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स एस्टर्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एस्टर्स होते हैं। अब एक एस्टर क्या है? एक एस्टर फैटी एसिड और अल्कोहल के जोड़ने से बनता है। जो एस्टर है वो क्या है? एक फैटी एसिड और अल्कोहल के जोड़ने से बनता है। तो हम कहते हैं दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। समझ रहे हो? तब इसी के अंदर अगर हम कुछ एडिशनल ग्रुप्स ऐड कर देंगे, जैसे फॉस्फोर, ये तो हो गए सिंपल लिपिड्स। ठीक है, अब इसी के अंदर हम अगर कुछ स्पेशल ग्रुप्स ऐड कर दें, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स हो गए, या कार्ब्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, कुछ भी बहुत सारे ग्रुप्स, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। तो ये एडिशनल ग्रुप्स जब ऐड हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहलाते हैं। हम यहाँ के भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो परेशान मत हो। ठीक है, यहाँ पर ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रू पॉलीमर्स क्यों नहीं है लिपिड्स। ठीक है, और क्यों प्रोटीन और कार्ब्स ट्रू पॉलीमर्स हैं वो तुमने देख लिया। लिपिड्स क्यों नहीं है? बिकॉज इनमें भले ही एक बड़ा मॉलिक्यूल है लिपिड, ठीक है, जो बहुत सारे कंपाउंड से बना है, फैटी एसिड से, अल्कोहल से, और फिर जो एडिशनल ग्रुप्स होंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में वो भी। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, ये जो सारे सारे कंपाउंड्स हैं जिनसे बना है एक लिपिड, ठीक है, एक एक्स लिपिड हम ले लेते हैं जो इन सबसे बना है। तो ये सारे फैटी एसिड अलग है, अल्कोहल अलग है, फॉस्फोरिक एसिड अलग है। ठीक है, अगर प्रोटीन हुआ तो प्रोटीन अलग है, तो सब मॉलिक्यूल से अलग है, उनसे ये पॉलीमर बना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एक ट्रू पॉलीमर नहीं है, बिकॉज इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो फैटी एसिड चैन होती है ना, ठीक है, वो लेंथ में इंक्रीज कर जाती है, तो उससे और बड़ा होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा। तो मतलब ये जो, और ये सारे कंपाउंड्स अनरिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस वजह से जबकि प्रोटीन्स, पॉलीसैकराइड्स, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़े हैं, और वही बार बार रिपीट होकर डीएनए और आरएनए बन रहे हैं। ठीक है, बट लिपिड्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए ट्रू पॉलीमर्स नहीं है। तो अब तक हमने दो चीज़ें तो डिस्कस कर ली
कि ये अगर इनका केमिकल नेचर देखें, ठीक है, तो सबका सेम तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम ये नहीं कह सकते जैसे प्रोटीन से कि अमाइनो एसिड से बने या फिर पॉलीसेकेराइड्स में सैकराइड यूनिट से बने हैं, बट यहाँ पर हम स्टिल एक आइडिया दे सकते हैं कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो एस्टर्स हैं किसके, फैटी एसिड और अल्कोहल के। साथ में वो हम बाद में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या एडिशनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और फिर ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करी है, ब्लॉर ने कॉइन करी है टर्म लिपिड्स की। फिर हमने बात देखी कि लिपिड्स जो है वो ट्रू पॉलीमर्स नहीं है, रीज़न भी पढ़ लिया क्यों। और यही जब हमने स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया इस समय एक चीज़ और पता चल गई कि ये क्या है, एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, तभी हमने कहा हेट्रोजिनस, तभी हमने ये टर्म यूज़ करी हेट्रोजिनस, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप है जो सिमिलर नहीं है, तो इसलिए हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं लिपिड्स, ठीक है। अब इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है जो इन्हें लिपिड बनाती है वो क्या है कि वाटर में या फिर कहीं पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं। तो किस में सॉल्युबल होंगे, तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें सॉल्युबल होंगे, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स की, ठीक है। जैसे फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन आता है स्टोरेज फॉर्म का। अब देखो जब भी हम फूड बॉडी में डाल रहे हैं, ठीक है, फूड, अब कुछ फूड तो यूज़ हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी यूज़ हो गई, कुछ एनर्जी ऐसी जो हो गई जो यूज़ नहीं होनी है, अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बॉडी एनर्जी यूज़ नहीं करी, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी स्टोरेज करेगी। तो जब भी बॉडी स्टोर करती है तो बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन में स्टोर करती है, ठीक है, और उसके बाद जनरली फैट्स में स्टोर किया जाता है जो भी बॉडी की एनर्जी है। क्लियर। तो अब ब्लड बॉडी फास्टिंग स्थिति में चल रही है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमने फूड नहीं दिया, तो अब बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन के स्टोर को डिप्लीट करेगी एंड देन फैट्स पर आएगी, ठीक है। तो दोनों ही ये क्या है, ग्लाइकोजन जो हमने जब कार्ब्स पढ़े थे तभी हमने देखा था कि ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ऐसी फैट क्या है, फैट भी मेटाबॉलिक फ्यूल की एक स्टोरेज फॉर्म है। क्लियर। ऐसी बात आती है ट्रांसपोर्ट फॉर्म की, जो ट्रांसपोर्ट, अब जो लीवर होता है, लीवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, ठीक है। अब ब्लड बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए तो क्या होगा कि जहाँ पर भी फैट्स स्टोर्ड हैं अब वो फैट बॉडी में लोकलाइज्ड होंगे और लीवर तक पहुँचाए जाएंगे, ठीक है। फिर लीवर तक पहुँचाने के बाद फिर यहाँ पर इनका इंटर कन्वर्जन होगा और एनर्जी कन्वर्ट करी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट फॉर्म में भी यूज़ होते हैं लिपिड्स, है तो ये मेटाबॉलिक फ्यूल ही कि बॉडी से एनर्जी लेगी, तो ये ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं किसके, मेम्ब्रेन्स के। अब सबको पता है, सबने ये वाला स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट है पोलर हेड, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखो कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इतनी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर वाला हिस्सा क्या हुआ, इसके बाहर वाला हिस्सा जो पोलर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर वाला फ्लूइड, ठीक है। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गई ये। और सेल के इनर वाला हिस्सा क्या हुआ, आईसीएफ इनर सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये भी रीजन क्या है, ये भी रीजन पोलर है, ठीक, ये भी रीजन कैसा है, ये भी रीजन पोलर है। तो अब इस पोलर, जैसे हमने कहा कि लिपिड्स जो होता है, लिपिड्स सॉल्युबल होता है किसमें, पोलर में, और नॉन सॉल्युबल होता है, सॉरी सॉल्युबल होता है नॉन पोलर में, और इनसॉल्युबल होता है पोलर में। तो अब यही नहीं होता कि लिपिड्स टोटली नॉन पोलर कंपोनेंट है, नहीं, लिपिड्स के अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो पोलर एस्पेक्ट होगा उसे भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना किए बिना, कि जो इनका हेड होता है फॉस्फोलिपिड का वो ग्लिसरॉल से बना होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल जो एक प्रीकर्सर लिपिड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये फेस कर सकता है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट को, तभी तो ये दोनों साइड फेस कर रहा है। और जो फैटी एसिड चेन है, जैसे इसके अंदर ये फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, यानी पानी से डरती हैं, पानी में से इनकी बनती नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं। क्लियर। तो ये क्या फॉर्म कर रही है, हमने देखा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म कर रही हैं सेल मेम्ब्रेन का। अब यही से हम कंटिन्यू करते हैं कि ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती हैं किसी सेल को, ठीक है। लेट ये हमारा कोई होम है, हमारा कोई घर है, ठीक है, और अगर घर है और हमें घर को प्रोटेक्ट करना है तो हम घर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम घर में उन्हीं लोगों की एंट्री करने देंगे जो घर को नुकसान नहीं पहुंचाएं, है ना, और उन लोगों की एंट्री हम रोक देंगे जो घर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यही काम सेल मेम्ब्रेन करती है। जो हमने इसका नेचर पढ़ा है कि कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, इससे हमें बात पता चली कि अगर बाहर से कोई पोलर सब्सटेंस एंटर करने की कोशिश करेगा वो तो एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है।
डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा वो, उसे किसी और चीज़ की भले ही सहायता लेनी पड़े बट वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा। एंटर कौन कर पाएगा? एंटर कर पाएंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हमने जो परमिएबिलिटी का नेचर देखा, ये कैसा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है कि कुछ ही सिलेक्टेड सब्सटेंस को पास होने दे रही है, बाकी सब्सटेंस को रोक दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या प्रोवाइड कर रही है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर ऐसी और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ठीक है, जैसे कैरोटीन हो गया तो एज अ पिगमेंट काम आता है। हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो जो विटामिन डी डेरिवेटिव्स होते हैं, फिर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, क्लियर, ये भी कुछ लिपिड नेचर के होते हैं, सारे नहीं होते। जैसे विटामिन ए डी ई के ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जबकि विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बता रखा है कि कुछ जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे वैसे पिगमेंट भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कैरोटीन हो गया, कुछ ऐसा हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जैसे विटामिन डी के डेरिवेटिव्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी एक्ट करते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल आप एक एनालॉजी लो कि एक हमारे पास एक ये कंपनी है, ठीक है, हमने कंपनी ओपन करी है। अब इस कंपनी के अंदर जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं वे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी अपना प्रोडक्टिव वर्क देगी वो कैसे देगी? एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के काम करने से थोड़ी कुछ होगा, जब सारे के सारे काम करेंगे, ठीक है, तभी बात बनेगी, ठीक है, कभी तभी इस कंपनी कोई प्रोडक्ट ये फॉर्म कर पाएगी। और ये काम करने के लिए नहीं क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एक ही बंदा सेम काम कि सारे बंदे सेम काम करेंगे तब भी नहीं चलेगा, ठीक है, और एक बंदा सारे काम करेगा तब भी नहीं चलेगा। तो क्या होता है? डिवीजन होता है ना, लेबर्स का डिवीजन होता है। हमारे भी मैंने भी जो नर्वस सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं और सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो सारे के सारे जो सेल्स होंगे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये जो सेल कम्युनिकेशन होता है किस कारण से हो पाता है? ये सेल कम्युनिकेशन कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो पाता है, ठीक है। तो एज अ लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है, जैसे इकोसाइनॉइड्स हो गया या फिर फॉस्फेट आयनोसिटोल डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, ये भी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। फिर हम बात करें कि एज अ को फैक्टर भी एक्ट करते हैं, जैसे विटामिन के। अभी को फैक्टर क्या भला है? तो सबसे पहले आपने एंजाइम्स तो सभी ने सुना होगा कि एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, ठीक है। अब ये बायोकैटलिस्ट क्या है? बायो तो समझ में आया कि हाँ चलो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है, बट बच्चा कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है, अगर हमें केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराना है तो हमें कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होगा, यानी वो उस केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देगा, ठीक है, कि वो केमिकल रिएक्शन कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, तो उसे इस लायक बनाना, ठीक है। और जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है, जिनसे लाइफ की प्रॉपर्टी राइज होती है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस तभी चलेंगी जब एक स्पेसिफिक रेट पर चल रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए एंजाइम्स यूज होते हैं जो एज अ बायोकैटलिस्ट वर्क करते हैं। वह एंजाइम्स ज़्यादातर तो प्रोटीनेशियस होते हैं, बाकी कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे राइबोजाइम जो एक आरएनए है, ठीक है। इसी तरह जो को फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, बट ये एंजाइम नहीं होते। जैसे विटामिन के, वो एक मतलब जैसे ये प्रोटीन नहीं होते, जैसे विटामिन के वो एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो को फैक्टर्स भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ऐसी बात आती है बाइल साल्ट्स की। बाइल साल्ट्स डिटर्जेंट वर्क करते हैं। डिटर्जेंट से काम क्या होता है कि ये हम यूज़ करके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसे डिस्टरप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सेल लाइसिस करवाने में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ का, सेल लाइसिस कराने में, कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सट्रैक्शन करवाने में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब देखो हम क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, बट हम यहाँ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बेसिस पर कि किन चीज़ों से वो मिलकर बना है। कई जगह आपको जो हमने ऊपर फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन से स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, कौन से स्टोरेज वाले लिपिड्स हैं, कौन सा हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्लियर। लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर वो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर,
ठीक है, तो हमने दो में क्लासीफाई कर दिया इसे, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या होगा कि सिंपल लिपिड्स जैसे हमने लिपिड्स को डिफाइन भी किया है, ये क्या है, ये एस्टर्स है। अब एक एस्टर क्या होता है कि फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना है, तो फैटी एसिड हो गया और अल्कोहल हो गया, ठीक है, तो ये इनका मेल क्या है, ये एस्टर कहलाता है, ठीक है। अब जो सिंपल लिपिड होता है उसके अंदर यही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, बस बाकी अल्कोहल वेरी कर सकती है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब ये डिवाइडेड है किस में, दो में डिवाइडेड है, फैट्स में और ऑयल्स में, सॉरी फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस, दो हमने दो ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। फैट और ऑयल भी डिफर करते हैं, सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। अब जो फैट एंड ऑयल्स हैं इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये क्या है, एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के विद ग्लिसरॉल। तो अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे कि अब अल्कोहल स्पेसिफिक हो गया, कौन सा, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल एक लो मोलिकुलर वेट अल्कोहल है, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट से क्या मतलब हुआ, अब कोई अल्कोहल होगा उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है OH जो से अल्कोहल बना रहा है, बट साथ में उसके साथ एक हाइड्रोकार्बन चेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होगी तो ऑब्वियसली बात है मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, और अगर ये छोटी होगी तो मोलिकुलर वेट लो होगा, ठीक है। तो जो ग्लिसरॉल है वो एक लो मोलिकुलर वेट की अल्कोहल है, क्लियर। तो अगर लो मोलिकुलर वेट की अल्कोहल स्पेसिफिकली लेकिन ग्लिसरॉल यूज़ किया है हमने, ठीक है, एस्टर बनाने में फैटी एसिड के साथ, तो कौन से बनेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स बनेंगे, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें वैक्सेस की, ठीक, वैक्सेस क्या है, वैक्सेस भी यही है, मतलब वो बेसिक पैटर्न आपको सब जगह मिल जाएगा कि एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के, बट अब यहाँ अल्कोहल में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कि अल्कोहल किसी हाई मोलिकुलर वेट की अल्कोहल है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन लंबी है, तो मतलब ग्लिसरॉल नहीं हो सकता बिकॉज वो तो एक लो मोलिकुलर वेट है। अभी हाई मोलिकुलर वेट में कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये वेरी करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसा, कि उसमें सिर्फ OH ग्रुप एक ही है, इसमें सिर्फ OH ग्रुप एक ही है, ठीक है, जो OH ग्रुप है इसमें सिर्फ एक ही है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में बहुत सारे OH ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर बीवैक्स या फिर लैनोलिन, ठीक है, एग्जाम्पल बीवैक्स है, लैनोलिन हो सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वही सेम बात, फैटी एस्टर्स है किसके, फैटी एसिड्स के और अल्कोहल के। अब यहाँ पर बच्चा अल्कोहल जो है वो वेरी करेगा, अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है या फिर स्फिग्नोसाइन भी हो सकता है। ग्लिसरॉल से तो हम फैमिलियर हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा कि फैट्स एंड ऑयल्स में भी ग्लिसरॉल था, ठीक है। ऐसी जो एक स्फिग्नोसाइन है वो एक एमिनो अल्कोहल है, वो एक एमिनो अल्कोहल है, यानी इसके अंदर एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिससे फैटी एसिड जाकर जुड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि एमिनो अल्कोहल है ये। तो अब यहाँ पर अल्कोहल वेरी कर सकता है कि ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिग्नोसाइन भी हो सकता है। साथ में कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में एक और चीज़ों ने कॉम्प्लेक्स बनाती है, वो क्या है कि इनमें एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब वो अनरिलेटेड हो सकते हैं दूसरे से, एक दूसरे से, कि फॉस्फोरिक एसिड, कभी फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हुआ या फिर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हुए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं एडिशनल ग्रुप्स के बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे। अगर एडिशनल ग्रुप्स फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, अगर एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड है तो क्या होगा, तो फॉस्फोलिपिड होगा। अगर एडिशनल ग्रुप हमने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा। एडिशनल ग्रुप हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया तो सल्फोलिपिड्स होगा। अगर हमने प्रोटीन्स ऐड कर दिए तो लिपोप्रोटीन्स होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे अमाइनो लिपिड्स भी होते हैं, तो बहुत सारे एडिशनल ग्रुप्स के बेसिस पर बहुत टाइप के कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बन सकते हैं। हमें सबसे पहले इस वक्त क्या पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड्स को, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स में वही वाली बात, एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के, ठीक, तो फैटी एसिड यानी और अल्कोहल है। अच्छा एक और बात, हम फैटी एसिड और अल्कोहल को सिरेमाइड भी कह देते हैं, ठीक है, सिरेमाइड। फैटी एसिड और अल्कोहल को हम सिरेमाइड भी कह देते हैं, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। तो सिरेमाइड में क्या होता है कि अल्कोहल और फैटी एसिड, तो अगर आपको कभी कहा जाए कि जो फॉस्फोलिपिड है वो किससे बना है, वो फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस सिरेमाइड, तो उसे वो ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि सिरेमाइड मतलब अल्कोहल एंड फैटी एसिड, क्लियर।
और साथ में एडिशनल ग्रुप्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फॉस्फोलिपिड्स को भी हम डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स में। क्या क्या होंगे वो दो ग्रुप्स, एक तो होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एक होगा स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या होता है कि जो अल्कोहल है, अब ध्यान देना, जो अल्कोहल है ये अल्कोहल स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, सब हर बच्चा बता सकता है, नाम से पता चलता है, ग्लिसरो यानी ग्लिसरॉल हो जाएगी ये अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल हो जाएगी, ग्लिसरॉल अल्कोहल हो जाएगी। ठीक है, और फैटी और स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स में क्या हो जाएगा, स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये जो अल्कोहल है वो कौन सी हो जाएगी, वो स्फिग्नोसाइन अल्कोहल हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल है, स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल स्फिग्नोसाइन है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि अमीनो अल्कोहल है, ये नेचर बताया और ये अल्कोहल का नाम है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के दो एग्जांपल आते हैं, लेसिथिन एंड सिफेलिन, और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नहीं पूछते ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड, नाम के थ्रू पूछते हैं। ठीक है, और स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स में एग्जांपल है स्फिग्नोमाइलिन, और ये आपको ये मेजर कंपोनेंट है, मेजर टाइप का लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, स्फिग्नोमाइलिन। ठीक है, और हमने देख लिया, हमने कहा था ना कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो फॉस्फोलिपिड्स की कौन सी टाइप होती है, स्फिग्नोमाइलिन होती है सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की और या फिर ग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स में हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट एज ए एडिशनल ग्रुप ऐड किया गया, बाकी फैटी एसिड और अल्कोहल तो था ही। ठीक है, ये तो इनका एस्टर तो सब में प्रेजेंट है, और अल्कोहल यहाँ पर यूजुअली ज़्यादातर स्फिग्नोसाइन मिलेगी हमें। ठीक है, यूजुअली जैसे सेरेब्रोसाइड हो गया, गैंग्लियोसाइड हो गया, इन दोनों के अंदर हमें स्फिग्नोसाइन अल्कोहल ही मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। तो जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप है वो क्या है, वो प्रोटीन है। और इसका एग्जांपल क्या हुए, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर हम ड्राइव्ड या प्रिकर्सर लिपिड्स की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ड्राइव्ड लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल आ गया, प्रिकर्सर लिपिड्स में यानी जो और एडिशनल कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे एक फॉस्फोलिपिड हुआ तो उसमें हमने बताया था ग्लिसरॉल का हेड होता है। ठीक है, और फैटी एसिड चेन होती हैं। क्लियर, तो ग्लिसरॉल हो गया एक प्रिकर्सर लिपिड हुआ है ना, जिससे हम कल को लिपिड और बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स लिपिड बनाएंगे। फैटी एसिड हो गया, ठीक है, तो ये भी लिपिड होता है, तो इससे हम फॉस्फोलिपिड्स बना रहे हैं, यूज़ करते हैं बनाने में। फिर बात आती है मिसलेनियस लिपिड्स की। मिसलेनियस लिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन किया, इन क्लासिफिकेशन में हम नहीं पुट कर सकते इन्हें। ठीक है, हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें हम नहीं रख सकते। अगर फंक्शनल बेसिस पर हम क्लासीफाई करते तो हो सकता है हम रख देते कि विटामिन के एज अ को फैक्टर यूज़ हो रहा है। ठीक है, एज अ विटामिन यूज़ हो रहा है, एज अ पिगमेंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट के हार्मोन के कौन सा एज अ हार्मोन यूज़ हो रहा है, तो हम डिफरेंट बेसिस पर कर सकते थे। क्लियर, बट हमने ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया वो स्ट्रक्चरल बेसिस पर किया है, तो उनमें हम इन्हें क्लासीफाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ द अबव ग्रुप। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया स्क्वालिन, कैरोटिनॉइड्स, विटामिन ई, विटामिन के, हैं ये भी लिपिड मॉलिक्यूल्स, बट इसलिए मिसलेनियस लिपिड्स का कि ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया उसके हिसाब से हम ऊपर वाली कैटेगरीज में पुट नहीं कर सकते किसी भी। ठीक है जी, तो जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।